Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant। लास्ट क्लास में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए थे बेटा, और आज जो है इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि पार्ट थर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस एंटी हाइपरटेंशन से रिलेटेड, इसके अलावा मैंने आपको ट्रीटमेंट अप्रोच, ड्रग की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज वाली क्लास में हम लोग ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। कौन से ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव के केस में क्या होते हैं, यूज होते हैं, मतलब एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज होते हैं। जैसे एसी इनहिबिटर है, या जो भी हमने क्लासिफिकेशंस वहाँ पर डायरेटिक्स देखा था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे थे, या अदर्स और जो भी ड्रग्स देखे थे, उन सब की क्लासिफिकेशंस जो ड्रग्स के थे बेटा, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज वाली क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीपेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ड्रग रिलेटेड पॉइंट से ही पूछे जाते हैं फार्माकोलॉजी में, क्योंकि यहीं पर हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, जिसमें एडीएम यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस देखते हैं। इसी जगह पर हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स अप्रोच, जैसे कि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, इसके अलावा ड्रग की टी-हाफ क्या है, ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है, ड्रग का यूजेस कहाँ कहाँ पर है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस जीपेट में पूछे जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेटा आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट हमें तब समझ में आती है जब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियोज में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया हो। तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड पॉइंट ही पढ़ाते हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चंस लाते हैं और उसको सॉल्व कराते हैं, लेकिन वो फार्माकोलॉजी पढ़ने का सही तरीका नहीं है बेटा। क्योंकि आप जब फार्माकोलॉजी से एमएस या एम फार्मा करने जाओगे बाहर, तो उसमें आपको जो थीसिस होगी या जो रिसर्च करने में जो आपको हेल्प मिलेगा वो कॉन्सेप्ट से होगा, न कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पैरामीटर से। तो आपको कॉन्सेप्ट तो हमें समझना ही है अच्छे से, और साथ ही साथ हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी इसके अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारा जो फार्मास्पायरेंट का जो ऐप है, जो प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किए हैं, उस ऐप में आपको ये भी चीज़ें आपको दी जाएगी। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नो डाउट आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट की अगर बात की जाए बेटा, तो फर्स्ट ड्रग यहाँ पर है एसीई इनहिबिटर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग पे हम लोग सबसे पहले आते हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्चुअली है क्या, है ना। अब सुनना, एसीई इनहिबिटर में बेटा फर्स्ट पॉइंट है, एसीई इनहिबिटर्स आर वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स इन ऑल ग्रेड्स ऑफ इसेंशियल एज वेल एज रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। यहाँ पर देखो जी, एक टर्म्स है रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, इस पे फोकस करना है। तो देखो ये जो ड्रग्स हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं बेटा, यूज होते हैं एज ए इसेंशियल ड्रग्स इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, और ये रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब ये टर्म से ही क्लियर है कि ये रेनोवैस्कुलर, देखो रेनो मतलब क्या होता है, रीनल, और रीनल का मतलब होता है किडनी। ये रेनो जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, रीनल, और रीनल का मतलब क्या होता है बेटा, किडनी होता है। तो यानी कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो हाइपरटेंशन है वो किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड। और किडनी में भी किसका है भाई, तो रेनोवैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, तो वैस्कुलर का मतलब आप लोग जानते हो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि किडनी के ब्लड वेसल्स से रिलेटेड हाइपरटेंशन। तो ब्लड वेसल्स कैसे हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर डायलेटेड ब्लड वेसल्स है, अगर वो नैरो हो जाता है किसी भी रीजन से, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने फर्स्ट वाली ही क्लास में आपको बताया था, एंटी हाइपरटेंसिव पार्ट 1 में ही मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसको देखिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट जब तक हमें मालूम नहीं होगा तब तक ड्रग रिलेटेड पॉइंट जो है हमें समझ में नहीं आएगा और हमें रटना पड़ जाएगा। तो रीनल वैस्कुलर हाइपरटेंशन, यानी किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं, उन आर्टरीज में क्या हो जाता है बेटा, उनकी जो डायमीटर्स है वो कम हो जाती है, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, और उस कारण से जो बीपी राइज होती है, उस केस में भी हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यानी कि एसीई इनहिबिटर हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
एक्सेप्ट बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। आर्टरी स्टेनोसिस अगर बाइलेटरल है तो उस केस में हम इस ड्रग को क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा, सेकंड पॉइंट है डायूरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर गिव्स सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ एसी इनहिबिटर। अगर हम डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर को कंबाइंड रूप से यूज करते हैं, दोनों को साथ में लेते हैं, कॉन्करेंट ड्रग अगर हम यूज करते हैं तो ये सिनर्जिस्ट इफेक्ट शो करेंगे। ये सिनर्जिस्ट क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सिनर्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की पोटेंसी को इंक्रीज करना। जैसे मान कर चलो मेरी ताकत और मेरे भाई मेरे साथ में आ जाए तो हमारी ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैं हूं अकेले तो मेरी ताकत थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर मेरे साथ में कोई और खड़ा हो गया तो हमारी ताकत बढ़ गई। यानी कि हम दोनों एक दूसरे के सिनर्जिस्ट हैं, दोनों ने अगर किसी काम को एक साथ किया तो यहां पर जो डायूरेटिक्स है, आपने क्लासिफिकेशंस में टोटल के 10 क्लासिफिकेशंस मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपको बताया था, तो उसमें आपको मैं डायूरेटिक्स भी बताऊंगा। जैसे ये मेरी बुक का पार्ट है, इसमें देखो, हाँ इसमें देखो आपको डायूरेटिक्स भी ड्रग्स है ना, डायूरेटिक्स, और इसमें एसी इनहिबिटर भी ड्रग्स होगा, एसी इनहिबिटर। तो अगर इन दोनों को हम अगर कंबाइंड यूज करते हैं बेटा तो आपको क्या होगा, यहां पर सिनर्जिस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना, यानी एक दूसरे की पोटेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये एक्चुअली मेरे बुक का पार्ट है, जो एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी हमारी बुक है। एक्चुअली ये वॉल्यूम 2 का पार्ट है, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी हमने अमेजोन पर ओनली वॉल्यूम 1 एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 ही मैंने अभी क्या किया है, वहां पर अवेलेबल करवाया। अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरे से लिंक मांग सकते हैं कि अमेजोन पे वो बुक कहाँ है सर, कैसे हम उसको परचेस करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी बुक है बेटा, और बहुत ही कम कॉस्ट में 199 रुपए में वो क्या है बेटा, वो बुक आपको अवेलेबल है वॉल्यूम 1। ये सेकंड वॉल्यूम का पार्ट है। और अगर आप ये वीडियोज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने जो बुक बनाया है वो किस लेवल का बनाया है। सेम टू सेम इसी तरह से वो भी बुक है, ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एसी इनहिबिटर्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी हाइपरटेंसिव इन पेशेंट विथ डायबिटीज। देखो इसको हम डायबिटीज के केस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेप्रोपैथी यानी कि किडनी से रिलेटेड डिजीज, नेप्रोपैथी का मीनिंग क्या होता है, किडनी से रिलेटेड डिजीज, ये डिसऑर्डर। तो ये टर्म्स पे हमें फोकस करना है, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, दो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और 2 होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर क्या कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर में अगर हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्रोफी का मतलब है कि वहां पर क्या हो जाता है बेटा, तो वहां पर थिकनिंग हो जाती है। वेंट्रिकल्स के अंदर जो लेयर है उनमें अगर थिकनिंग हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, वेंट्रिकल्स का एक्चुअली काम क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करना। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड हार्ट से बाहर जाती है, क्या होती है, हार्ट से बाहर जाती है। जब ये वाले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हार्ट बाहर जाकर के लंग्स में जाती है, और जब ये वाले वेंट्रिकल्स अपना कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होते हैं बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है वो कहां जाएगा, तो ब्लड वेसल्स में जाएगा हार्ट से। ठीक है, तो अगर यहां पर क्या कह रहा है भाई कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने लैंग्वेज में इन सारे टर्म्स को समझ लेना। और ये एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अभी 3-4 चैप्टर हमें और पढ़ने हैं सीबीएस के अंदर में, और सीबीएस हमें समझना होगा तो इन छोटे छोटे टर्म्स पे हमें बहुत अच्छे से कमांड बनाना होगा। तो यहां पर टर्म्स क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है जहां से ब्लड को पंप आउट हो रहा है वहां पर थिकनिंग हो गई, जिसके कारण ब्लड जो है वो कम पंप आउट होगा। क्या होगा भाई, कम पंप आउट होगा, तो उससे हार्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि ब्लड तो फील है लेकिन ब्लड बाहर हम रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि वहां पर बीपी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस केस में भी हम एसी इनहिबिटर क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, इसके अलावा एंजाइना पैक्टोरिस यानी लोअर लिम्ब टू अपर लिम्ब में जो पेन होते हैं बेटा, एंजाइना पैक्टोरिस मैं आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी आप हमारी वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, हालांकि वो पुराने वीडियोज हैं, ये स्टूडियो में वो नहीं बने हैं, लेकिन वो भी आपको समझ में आएंगे। आप सीबीएस का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसको आप देख सकते हैं, लगभग 4 या 5 पार्ट है मैंने कंप्लीट कराया है। तो ये पूरी चीजें जो है वहां पर आपको समझ में आएगी कि एंजाइना पैक्टोरिस क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। इसके अलावा मायोकार्डियल इस्चेमिया यानी कि ब्लड की इनसफिशियंसी मायोकार्डियल मसल्स में होती है। इन सभी डिसऑर्डर के केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एसी इनहिबिटर्स ड्रग है बेटा उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
तो एसी इनहिबिटर्स के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया, तो डायबिटीज हो गया, डी नेफ्रोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एंजाइना और मायोकार्डियल इस्चेमिया में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एसी इनहिबिटर्स अपीयर टू बी मोर इफेक्टिव इन यंगर हाइपरटेंसिव देन एल्डर। एल्डर से कंपेयर में यंगर में ज्यादा इफेक्टिव है, और व्हाइट के कंपेयर में ब्लैक में ज्यादा, व्हाइट में क्या है बेटा, ज्यादा है ब्लैक के कंपेयर में। तो ये हमें याद रखना है। व्हाइट और ब्लैक का मतलब क्या है, निग्रोज और व्हाइट पीपल्स, जो वेस्ट इंडीज वगैरह के जो प्लेयर्स होते हैं या लोग होते हैं जो निग्रोज होते हैं, जो ब्लैक रेसेस के होते हैं, तो उनके कंपेयर में व्हाइट में क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कौन, कैप अपना जो एसी इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग। ऑल आर प्रो ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी अपने ये ड्रग हैं जी एसी इनहिबिटर्स के, ऑल आर प्रो ड्रग, सबके सब प्रो ड्रग है एक्सेप्ट देन काली, काली को छोड़ करके। यानी कि आपको देखो काली से कौन कौन से ड्रग हैं, तो कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ करके ऑल आर प्रो ड्रग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द एसी इनहिबिटर इज नॉट अ प्रो ड्रग। यहां पर क्वेश्चंस ये आते हैं, तो दो ऐसे हैं जो प्रो ड्रग नहीं है, बाकी सबके सब प्रो ड्रग है। डायरेक्ट जीपीएट में आपको क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर याद रखना है कि काली यानी कि कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ करके ऑल आर प्रो ड्रग। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिसिनोप्रिल इज अ स्लोएस्ट एक्टिंग ड्रग। लिसिनोप्रिल क्या है बेटा, स्लोएस्ट एक्टिंग ड्रग है बेटा। तो वहां पर क्वेश्चन स्लोएस्ट, लॉन्गेस्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट है एसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइज ब्रेडिकाइनिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है भाई, एसी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ब्रेडिकाइनिन कॉज ड्राई कफ एंड एंजियोएडिमा। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मानकर चलो कि ये ब्रेडिकाइनिन है, क्या है भाई, ब्रेडिकाइनिन। सब एक मिनट, यस, जैसे मान के चलो ये अपना ब्रेडिकाइनिन है बेटा, है ना, ये क्या है, ब्रेडिकाइनिन है। तो ब्रेडिकाइनिन का क्या है फंक्शन, तो ब्रेडिकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राई कप बनाने में। क्या बनाने में, ड्राई कप बनाने में, ड्राई कप का फॉर्मेशन करता है और एंजियोएडिमा कॉज करता है। क्या कॉज करता है, एंजियोएडिमा। इस ब्रेडिकाइनिन को कौन मेटाबोलाइज करता है, तो इस ब्रेडिकाइनिन को जो हमारा एसी इनहिबिटर है इसको क्या कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो ब्रेडिकाइनिन का अगर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो आपको मालूम है कि ना ड्राई कप बनेंगे ना एंजियोएडिमा बनेगा। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म से। अब सुना यहां पर क्या कर रहा है, एसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइज ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन कॉज ड्राई कप एंड एंजियोएडिमा। ये ड्राई कप और एंजियोएडिमा बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन वी यूज्ड एसीई इनहिबिटर्स, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग नहीं। यहां पर चीजों को समझना। एसी इनहिबिटर देन मेटाबॉलिज्म ब्रेडिकाइनिन इनहिबिटर। अब देखो एसीई जो एंजाइम था ये इसको क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म को रोक रहा था। अब हमने यहां पर इसी को रोकने के लिए हमने एक ड्रग यूज कर लिया एसी इनहिबिटर। तो ये जब रुक जाएगा बेटा तो ऑटोमेटिक ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो क्या बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्राई कप बनना शुरू हो जाएंगे और एंजियोएडिमा। तो इसलिए यहां पर एडवर्स इफेक्ट है जी। तो एसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकाइनिन। When we used AC inhibitor, then the metabolism of bradykinin is inhibited, क्योंकि हमने वो ड्रग यूज कर लिया। Due to inhibitions of AC, that's why dry cough and angioedema was seen as adverse effect with AC inhibitors drug। तो AC inhibitors का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवर्स इफेक्ट आपके सामने आया है बेटा कि ये क्या कॉज करेगा, तो ये ड्राई कफ और इसके अलावा ये क्या करेगा, एंजियोएडिमा कॉज करेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है AC inhibitor does not show any effect on cardiac output। कार्डियक आउटपुट के ऊपर इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है जी। यानी कि कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हार्ट का जो आउटपुट है ब्लड का जो 5.40 जो लीटर ये पर मिनट सप्लाई करता है, तो उससे उसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। यानी ना ही ये क्रोनोट्रोपिक या तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक या तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ये शो नहीं करेगा।
करेगा। नेक्स्ट है ACE inhibitors are only vasodilator which do not reflex activate sympathetic system therefore can be used patient with ischemic heart disease। ये कोई भी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, इसलिए इसको हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज के रूप में के केस में भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर हम इतने स्लो पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, 4-5 घंटे लग जाएगी। आज हमें इन चीजों को क्या करनी है, खत्म करनी है। तो चीजों को समझना है ना। अगर आपको परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में आप यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड बाकी मैं उसको फिर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट बेटा, ट्रीटमेंट विथ AC इनहिबिटर्स कॉजेज फीडबैक इंक्रीज इन रेनिन रिलीज रिजल्टिंग इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। अब देखो ये क्या करता है कि जो अगर आप ACE इनहिबिटर्स से ट्रीटमेंट करवाते हो तो ACE इनहिबिटर जो ड्रग है बेटा, ये एंजियोटेंसिन 1 को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एंजियोटेंसिन 1 इंक्रीज कब होता है, तो एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजेन से बनता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम, क्योंकि इस रेनिन एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। यहां पर समझना, इंक्रीज इन रेनिन रिलीज रिजल्टिंग इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। ACE इनहिबिटर क्या करता है बेटा, तो रेनिन एंजाइम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। और अगर रेनिन एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यहां पर समझना, अगर रेनिन एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर एंजियोटेंसिन 1 का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और एंजियोटेंसिन 1 जो होता है बेटा, वो वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, जिसके लिए हम ड्रग यूज कर रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 2 का 2 रिसेप्टर है, AT1 और AT2, आपको मालूम है ना। तो यहां पर ये चीजें क्या हो सकती है आपको समझ में। अच्छा, आपको ये शायद ये वाला पोर्शन जो है वो कट रहा है ना, चलो मैं इसको ये करता हूं, ठीक करता हूं। तो यहां पर ये पॉइंट क्या कह रहा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ ACE इनहिबिटर कॉज फीडबैक इंक्रीज इन रेनिन रिलीज। रेनिन के रिलीज को ये इंक्रीज करता है, जिसके कारण एंजियोटेंसिन 1 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कितना हो जाएगा, तो लगभग 1 से 7 1 to 7 एंजियोटेंसिन यहां पर क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। विच हैज वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, वेसोडाइलेटर। और अगर वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगा, तो बीपी को लो करने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द रीनल सेरेब्रल एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू यूज ऑफ ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर्स को यूज करने से रीनल या जो अदर्स जो ऑर्गन्स में जो ब्लड की सप्लाई है बेटा, वो अफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, देयर एफिकेसी इज रिड्यूस्ड बाय NSAID। अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ अगर इसको आप यूज करते हो, जैसे पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, ये सब वाले ड्रग जो हैं, जिसके साथ जो ड्रग्स ऑटोक्वाइड्स में आपने जो डिस्कस किए होंगे चैप्टर्स में, तो NSAID के साथ अगर आप ACE इनहिबिटर्स यूज करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो एफिकेसी है बेटा, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस है वो क्या होंगे, आपको कम देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है, ACE इनहिबिटर सिनर्जिस्ट इफेक्ट्स को करेगा डायरेटिक्स के साथ। डायरेटिक्स के साथ अगर आप इसको दोगे तो वो क्या होगा, सिनर्जिस्ट इफेक्ट, यानी कि दोनों की पोटेंसी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप NSAID के साथ देखते हो तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि NSAID के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहां पर हमारा जो ACE इनहिबिटर्स ड्रग है उनकी एफिकेसी जो होगी वो रिड्यूस होगी, कम होगी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ACE इनहिबिटर थेरेपी में रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथिक। लॉन्ग टर्म अगर हम यूज करते हैं ACE इनहिबिटर तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब आपको समझना है कि नेफ्रोपैथी क्या होता है, किडनी डिजीज या किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप डायबिटिक किडनी से रिलेटेड, यानी अगर किसी को डायबिटीज है और वो कैप्टोप्रिल या तो इस कैटेगरी का ACE इनहिबिटर्स का कोई भी ड्रग यूज कर रहा है, तो उस केस में वहां पर आपको जो नेफ्रोपैथी होने के चांसेस है बेटा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो नेफ्रोपैथी, इसके अलावा रेटिनोपैथी, रेटिना से रिलेटेड जो डिजीज है, रोशनी जो है आंखों की कम हो जाती है। और हाइपर सेंसिटिविटी नेफ्रोपैथी, यानी कि हाइपर टेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि जो किडनी के अंदर में, जो किडनी के अंदर जो आर्टरीज गए हैं, उन आर्टरीज में उनकी डायमीटर्स कम होने के कारण जो हाइपरटेंशन हुआ है, तो उसके केस में ये क्या होते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं तो ये चीजें बहुत ही कम होने की संभावनाएं वहां पर क्या होती है, बनी रहती है। तो आपको याद रखना है पॉइंट। और मैंने आपको यहां पर बताया भी था पहले वाले पॉइंट में कि डायबिटीज के केस में, नेफ्रोपैथी के केस में, रेटिनोपैथी के केस में, और अपना हाइपरटेंशन जो नेफ्रोपैथी के केस में है, हाइपरट्रोफी के केस में, उसमें क्या होता है, यूज होता है। तो यही पॉइंट यहां पर क्या किया है, दूसरे टर्म्स में मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट है,
AC इनहिबिटर्स आर टेराटोजेनिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेराटोजेनिक है यानी कि अब ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को अब नहीं दे सकते जी। ये फीटल में क्या करेगा, जो फीटस है इनसाइड द यूट्रस ऑफ द बॉडी ऑफ वुमेन्स, उसको क्या करेगा, ये हार्म करेगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि AC, वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। AC इनहिबिटर्स आर टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक है फीटोपैथिक। फीटोपैथिक मींस क्या होता है, तो इट मींस फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। फीटल्स की ग्रोथ जो है यानी जो इनसाइड द यूट्रस ऑफ वुमेन्स, जो बच्चा है बेटा, जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उनकी ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड होगी, उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपको याद रखना है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहां पर है जी, तो ये ड्रग CIND है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, क्योंकि ये फीटोपैथिक और टेराटोजेनिसिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ऑलरेडी अपन इस चीज को समझ चुके हैं कि बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर होती है तो उस केस में हम इस ड्रग को नहीं दे सकते। एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, यहां पे एक वर्ड आता है जी, फियोक्रोमोसाइटोमा। इसका मैं यहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूं नोट में करके। देखो ये बुक हम मेरे द्वारा लिखी हुई है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक टर्म्स के लिए, यहां पर जब आप ये बुक को पढ़ोगे, अगर कोई वॉल्यूम 1 हमारा खरीदा होगा तो वहां पर जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ टर्म्स भी हैं कि जैसे ही मान के चलो कोई टर्म्स आपको आता है H4 हाइपरट्रोफी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाइपरट्रोफी क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, हाइपरट्रोफी का मीनिंग मिल जाएगा। हमने सबसे पहले चैप्टर में ही क्या देते हैं, अपन मीनिंग देते हैं, ताकि बच्चे को जो फार्माकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसका मीनिंग जब हमें क्लियर हो जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये जो बुक है एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इस बुक को जरूर परचेस करें और बहुत ही बेस्ट बुक है बेटा। ओनली 95 पेज का बुक है जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, ANS, PNS ये पूरे चैप्टर्स है। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी, एडवर्स इफेक्ट, ये सारे चैप्टर्स उसमें, यानी टोटल 28 चैप्टर कवर किए गए हैं बेटा, और 95 पेज में वो पूरी बुक ही खत्म हो गई है। और उससे बाहर आपको क्वेश्चन जीपेट में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो आपको वो बुक परचेस करना है। अगर आपको वो बुक की लिंक चाहिए तो आप मेरे से इस चैनल्स पे आप कमेंट करके मांग सकते हैं, या तो फिर आप मेरे जो मोबाइल नंबर है बेटा उस पर मांग सकते हैं, 9039301429। ये हमारा क्या है, मोबाइल नंबर है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से लिंक ले सकते हैं, या तो आप अमेजोन पे डायरेक्ट फार्मास्पायरेंट फार्माकोलॉजी बुक सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे भाई, तो फार्मास्पायरेंट ऐसे लिखेंगे, फार्मास्पायरेंट, अमेजोन के ऊपर फार्मास्पायरेंट फार्माकोलॉजी बुक। जब आप ये लिखेंगे तो वहां पर एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी करके एक बुक आएगा, एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी बुक जो है, फार्मास्पायरेंट की टैगलाइन वहां पर डली हुई है, लोगो लगा हुआ है। उस बुक को परचेस करेंगे तो नो डाउट आपके 4th सेमेस्टर की जो फार्माकोलॉजी है, यानी कि लगभग 35% टू 40% जो फार्माकोलॉजी है वो आपको क्या हो जाएगा, उससे कवर हो जाएगा। ये वॉल्यूम 2 का पार्ट है। ये बुक अभी जो है अमेजोन पे नहीं आया बेटा, इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कुछ और भी वर्क मुझे करना बाकी है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था कि इसका मीनिंग क्या है, किसकी मीनिंग पर अपन आ गए थे, तो अपन देख रहे थे कि इसकी मीनिंग क्या है। तो नोट में करके मैंने लिखा है फियोक्रोमोसाइटोमा। एक्चुअली क्या होता है कि एड्रीनलिन का सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है भाई, हाइपरट्रोफी हो जाता है, यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। तो यहां पर देखो पॉइंट है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ आर्टरी दैट कैरी ब्लड टू वन ऑफ और बोथ ऑफ द किडनी। देखो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि जो किडनी के अंदर जो आर्टरी जो जा रही है ब्लड को कैरी करके, उस आर्टरी का डायमीटर जो है वो नैरो हो गया। और डायमीटर नैरो होगा तो आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि ब्लड वेसल्स की डायमीटर कम हुई, तो बीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइज होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि बीपी होने के चांसेस क्या हैं, उसमें मैंने इन चीजों को क्लियर किया था। तो यहां पर वही पॉइंट है कि कैरी ब्लड वन और बोथ ऑफ द किडनी मोस्ट ऑफन सीन इन ओल्डर पीपल। ये लगभग ओल्डर पीपल्स में ज्यादा ये क्या होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन एंड किडनी डैमेज। ये क्या कर सकता है बेटा, अगर रीनल आर्टरी जो स्टेनोसिस हुआ है बेटा, तो ये किडनी को डैमेज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ब्लड वेसल जो किडनी के अंदर गई है वो अब क्या हो गई है, नैरो हो गई है। और अगर पाइप नैरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, वो ब्लड का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड की कंसंट्रेशन, ब्लड का अमाउंट अगर कम जाएगा तो ब्लड के साथ साथ जाने वाले जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कम होंगे। फूड न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो वहां के जो किडनी के अंदर जो सेल है वो सेल क्या होंगे
बेटा, डेड हो जाएंगे, और सेल डेड हो जाएंगे तो किडनी डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो उस पॉइंट को यहां पर याद रखना है कि किडनी क्या होगा बेटा, डैमेज होगा। वाइल फियोक्रोमोसाइटोमा, एक और टर्म्स क्या था, फियोक्रोमोसाइटोमा यहां पर लिखा हुआ था। तो फियोक्रोमोसाइटोमा मींस हार्मोन्स सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑकर्स इन द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाना ये क्या कहलाता है बेटा, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसके कारण एड्रीनलिन का सेक्रेशन ज्यादा होगा, एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन ज्यादा होगा। और आपको मालूम है कि एड्रीनलिन की सिंथेसिस ज्यादा होगी तो अल्फा और बीटा ब्लॉकर, अल्फा और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और अल्फा और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां तक कोई डाउट? तो इन दोनों केस में इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट है जी साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर, यानी कि एसी इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो यहां पर देखिए, पहला है हाइपोटेंशन। ऑब्वियसली हाइपरटेंशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो हाइपोटेंशन कॉज करेगा, तो फर्स्ट साइड इफेक्ट क्लियर है, एंजियोएडिमा और ड्राई कफ, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का इन्होंने क्या किया था, इनहिबिशन किया था। क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का अगर आप इनहिबिशन करोगे, ब्रेडिकाइनिन को आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का इनहिबिशन कौन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हमारी बॉडी में एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका दो फंक्शन है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में भी कन्वर्ट करता है, और सेकंड फंक्शन है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्रेडिकाइनिन है, जो ड्राई कफ और एंजियोएडिमा कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस ब्रेडिकाइनिन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। और अगर हम एसी इनहिबिटर ड्रग यूज करते हैं, यानी हमने उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया जो ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट कर रहा था, तो क्या होगा, तो ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करने वाले एंजाइम को ही हमने ड्रग देकर के इनहिबिट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ब्रेडिकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ब्रेडिकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ड्राई कफ ज्यादा बनाएगा बॉडी के अंदर में, और एंजियोएडिमा क्या करेगा, कॉज करेगा। तो दैट्स व्हाई ये दो एडवर्स इफेक्ट यहां पर आते हैं। टेराटोजेनिसिटी ऑब्वियसली ये चाइल्ड अपने प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने को मिलेगा। यहां पर फिटोपैथिक भी इफेक्ट देखने को मिलेगा बेटा। एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। हाइपरकैलेमिया, पोटासियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरकैलेमिया, पोटासियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। तो हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि हाइपर, और कैलेमिया का मतलब है पोटासियम। तो पोटासियम का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम हाइपर कैलेमिया बोलते हैं, और अगर पोटासियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। तो इन टर्म्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट है बेटा ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया का मतलब है कि ग्रैनुलोसाइट का कंसंट्रेशन कम होना। जब भी पीनिया बढ़ आता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, पीनिया वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना। और ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ये सारे टर्म ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड के अंदर ग्रैनुलोसाइट का, अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रैनुलोसाइट है उसकी कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। तो ग्रैनुलोसाइटोपिनिया भी कॉज करने के लिए एसी इनहिबिटर्स ड्रग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीशन ज्यादा होना, यानी जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, उसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो उस वैसा भी एडवर्स इफेक्ट ये क्या करे, शो करेगा। इसके अलावा डिसगेसिया, डिसगेसिया का मतलब होता है टेस्ट में चेंजेस आ जाना। आप गेस नहीं कर पाओगे कि जो आपने जो भोजन खाया, जो आपने डिलीशियस फूड लिया है, आपने स्वादिष्ट फूड खाया, अच्छा भोजन खाया, लेकिन टेस्ट ही पता नहीं चला, तो उसको हम बोलते हैं डिसगेसिया। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर्स ड्रग। तो यहां पर आपको ये सारे एडवर्स इफेक्ट आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। मैंने एक एक एडवर्स बहुत अच्छे से आपको क्या करा दिया है, याद करा दिया है। बाकी जब हमारी ये बुक आएगी तो उसमें बहुत अच्छे से और भी चीजें वहां पर दी हुई रहेगी। नेक्स्ट बेटा एंजियोटेंसिन कैन बी जनरेटेड बोथ इन सर्कुलेशन एज वेल एज लोकल इन सर्टेन टिश्यू। एंजियोटेंसिन जो है बेटा कैन बी जनरेटेड बोथ इन सर्कुलेशन एज वेल एज लोकली सर्टेन टिश्यू। ये एंजियोटेंसिन जो है बेटा आपको याद रखना है, जो एंजियोटेंसिन जो हमारा जिसके बाद एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था, एंजियोटेंसिन 1 बन रहे थे, तो ये लोकली टिश्यू में भी और ब्लड दोनों में ये क्या हो सकते हैं, वहां पर ये जनरेट हो सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे। अब इंडिविजुअल ड्रग पे आते हैं। ये तो हो गया ओवरऑल ऑल एसी इनहिबिटर्स से रिलेटेड ड्रग रिलेटेड पॉइंट। अब हम लोग इंडिविजुअल, यानी इसके अंदर में कैप्टोप्रिल है, रानीप्रिल, रेसिनोप्रिल है, लिसिनोप्रिल, ये सारे ड्रग जो था, ये सारे ड्रग जैसे अपन पढ़े याद किए थे ना कि रानी ने परिंदे को कैप्चर की, तो वो सारे ड्रग्स को अब इंडिविजुअल जो ड्रग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सारे ड्रग्स रिलेटेड पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज वाली क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है जी, है ना, क्योंकि ड्रग रिलेटेड पॉइंट हमें समझना, और यहां से ये नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप समझ लो कि हमने जो आपके ऊपर मेहनत किया, मैं जो आपको फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो वो मेहनत हमारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, जो टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने जूनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, आप अपने सोशल मीडियाज पे शेयर कीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टा पे आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक ये सारी चीज़ें क्या हो सके बेटा, पहुंच सके। एक्चुअली हम एक फ्री एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, हमारी जो टीम है फार्मा एस्पायरेंट भोपाल की, वो फ्री एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई, यानी कि मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा 2023 तक ये एक टारगेट हमने बनाया है कि जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के, उन सारे फार्मेसी के बच्चों तक हम क्या करें, रीच करें और फ्री में उनको पूरी एजुकेशन दें। यानी उनको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, उनको कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, और पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। वो सीधे हमारे चैनल से सारे वीडियोज को वो देख करके उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जीपेट जो एग्जामिनेशन है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट के, वो सारी चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं, कम यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो है बेटा, वो भी आपको जो है वो मैंने आपको बताया कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको दिया जाएगा। वो सब चीज़ें अपन आने वाली और भी क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कैप्टोप्रिल, अब इंडिविजुअल ड्रग पे आता है। कैप्टोप्रिल का क्या है बेटा, कैप्टोप्रिल इज अ शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग एसी इनहिबिटर्स एंड हैज मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी अमंग एसी इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायो अवेलेबिलिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। यानी कितना फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग, अगर हमने 100 mg मेडिसिन खाई है, 100 mg का हमने कोई मेडिसिन ली है, वो 100 mg में कितनी मेडिसिन ब्लड के अंदर गई है, कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग ब्लड के अंदर रीच हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 100 के 100 mg ब्लड में चला जाएगा। कुछ पोर्शन जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएंगे, और इंटेस्टाइन से फिर बॉडी में क्या हो जाएंगे, बॉडी के थ्रू, बाइल्स के थ्रू, फिशेस के थ्रू क्या हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 mg ही ब्लड में मेडिसिन जाएगी। तो यहां पर 100 में हो सकता है 70 mg जाएगी, तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई, 70%। तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग या हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट मींस ब्लड इन अनचेंज फॉर्म इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। तो इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। देखो जो इंट्रावेनस ड्रग होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये एडीएमई वाला पोर्शन में मैं आपको समझाता भी उन सारे टर्म्स को, जब अपन फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उन सारे टर्म्स को मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर बताऊंगा आपको, फार्माकोलॉजी जो बन है। और अगर आपको समझना है तो हमारी बुक में ये बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई है, जो साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ों को दी गई है, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी इस ड्रग की बहुत अच्छी होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और अगर शॉर्टेस्ट है तो फास्टेस्ट होगी। ऑब्वियसली शॉर्ट यानी फास्ट, जैसे मान कर चलो आप एथलीट्स हो, 100 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें आपको बहुत फास्ट दौड़ना पड़ेगा, शॉर्ट फास्ट, क्योंकि शॉर्ट यहां पर डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 किलोमीटर आपको रन करना है, तो आप थोड़ा स्लो दौड़ोगे। यानी कि जो लॉन्ग होती है वो स्लोएस्ट होती है, हमेशा याद रखना, लॉन्ग एक्टिंग हमेशा स्लोएस्ट एक्टिंग होगा, और शॉर्ट एक्टिंग हमेशा फास्टेस्ट एक्टिंग होगा। कैसे याद करोगे, कैसे कोरिलेट करोगे, तो जो एथलीट्स होते हैं जो 100-200 मीटर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फास्ट दौड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस शॉर्ट है। तो शॉर्ट यानी फास्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस जिनको कवर करनी होती है वो स्लो जाते हैं, यानी कि जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होंगे वो स्लोएस्ट एक्टिंग होंगे। तो यहां पर कैप्टोप्रिल क्या है बेटा, फास्टेस्ट एक्टिंग है, इट मींस ये क्या होगा, तो ये शॉर्टेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज व्हेन इट टेकन आफ्टर मील। अगर भोजन लेने के बाद अगर आप इसको लेते हो, इफ यू टेकन दिस ड्रग आफ्टर मील, देन बायो अवेलेबिलिटी विल बी अफेक्टेड। बायोअवेलेबिलिटी इसका क्या होगा बेटा, अफेक्ट होगा इस ड्रग का। ये आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ऑल एसी इनहिबिटर्स एक्सक्रीटेड बाय किडनी, सभी के सभी किडनी से एक्सक्रीट होंगे, यानी रीनल एक्सक्रीशंस होगा। बट फॉसिनोप्रिल इज एक्सक्रीटेड बाय बोथ लीवर, यानी नॉन रीनल एज वेल एज रीनल। तो याद रखना है, एक्सेप्ट दैन फॉसिनोप्रिल ऑल एसी इनहिबिटर इज एक्सक्रीटेड बाय रीनल, है ना, यानी किडनी के द्वारा। केवल फॉसिनोप्रिल को छोड़कर के सभी किडनी के द्वारा क्या होंगे, हमारे जो किडनी है उसके थ्रू क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे। लेकिन फॉसिनोप्रिल जो ड्रग है बेटा वो किडनी के साथ साथ आपको कहां से, तो आपको लीवर्स यानी नॉन रीनल्स भी इनका क्या होगा, एक्सक्रीशंस होगा। तो ये फॉसिनोप्रिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। कैप्टोप्रिल हाइपोटेंशन इंड्यूस करता है, ऑब्वियसली हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं तो हाइपोटेंशन होगा।
इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये हाइपोटेंशन कैसे कॉज करता है? तो टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो मैंने वहां पर डिसऑर्डर बताए थे फर्स्ट पार्ट में। तो जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है बेटा वो क्या होता है कि ड्यू टू कैल्शियम का डिपोजिशन के कारण जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो फ्लैक्सिबिलिटी है ब्लड वेसल्स की वो रिड्यूस हो जाती है और वहां पर बीपी क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, जिसके कारण यहां पर क्या होती है, हाइपोटेंशन, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज करा दिया। द आर्टरियोल्स डायलेट, आर्टरी जो है वो डायलेट होता है, एंड कंप्लायंस ऑफ लार्जर आर्टरीज इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी फॉल। यानी अगर आप कैप्टोप्रिल को यूज करते हो तो हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये क्या कर दिया भाई, तो डिक्रीज कर दिया। इसके अलावे इसने क्या किया भाई, तो आर्टरियोल्स को डायलेट किया, जिसके कारण सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डाउन होती है। अब एक डाउट भी आपका आया था जी पिछले क्लास में कि सर सिस्टोलिक और सिस्टोलिक तो आपने बता ही नहीं, तो बेटा वो मैं बताया हूं, आप हमारे ही चैनल्स पे ड्रग जो अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सीबीएस है उस पोर्शन, उस वीडियोज को आप देखिए, और नहीं भी है तो आपको मैं बता दूं कि इसमें करना क्या है कि एक्चुअली सपोज दैट कि ये हमारा 4 चैम्बर है बेटा हार्ट का, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना। अब सुनना, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में जाती है, ये क्या होता है बेटा, आर्टरी, ये क्या है बेटा, अपने आर्टरी है। तो क्या कहता है, सिस्टोलिक का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, सिस्टोलिक का मतलब होता है प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, इस आर्टरी के अंदर, यहां से जो आर्टरी आई है इस आर्टरी के अंदर उस समय का प्रेशर जिस समय वेंट्रिकल क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जब आप किसी चीज को, जैसे देखो ये वेंट्रिकल्स के अंदर भरा हुआ है, ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ है ना। जब ये वेंट्रिकल्स यहां से प्रेस होगा, कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्रेशर से ब्लड क्या होगा, बाहर रिलीज होगा, प्रेशर से क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। और जब ये डायलेट होगा, डायलेट होने का मतलब है कि अब ब्लड इसमें फील हो रही है, तो डायलेट होगा तो उस समय प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। आया बात समझ में? तो प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल्स डायलेशन, अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर रहा है तो डायलेशन हो रहा है, ये ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, ब्लड अभी भर रहा है हार्ट के अंदर, ब्लड पंप आउट नहीं हो रहा है कुछ समय के लिए, तो उस समय यहां पर ये जो पाइपलाइन है यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए सिस्टोलिक क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, यानी कि 120 के अप्रॉक्स होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक क्या होता है, 80 होता है। क्योंकि इन दोनों में फर्क क्या है, तो डेफिनेशन से लिखना, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायलेशन इज नोन एज डायस्टोलिक, और प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, 120 होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, 80 होता है। 120/80 mm ऑफ एचजी क्या है बेटा, नॉर्मल बीपी का क्या है, अमाउंट है। लेकिन WHO ने उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। नाउ मेट्रो सिटीज में इसको बढ़ा करके 140/90 इसको क्या कर दिया गया है, कर दिया गया है। जो आप जब आप WBP पढ़ोगे, WHO आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको दी जाएगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाले पोर्शन भी कंप्लीट हो गए होंगे जी। आपको कोई डाउट तो नहीं होगा सिस्टोलिक वाले में कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। एक मिनट बेटा, यस। तो ये अपना क्या था बेटा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाला पोर्शन आपको क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, है ना। उसमें कोई डाउट नहीं, अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका था कि सर बीपी को मेजर किससे करते हैं, तो बीपी को मेजर करते हैं बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर से। लिखेंगे जी स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, गुड पॉइंट, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये सब क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आते हैं, क्वेश्चन ये हो जाता है। देखो मैं यहाँ पर ये कर दिया है ना, देख लो अच्छे से, थोड़ी सी वीडियो कट रही है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। चलिए, ये बीपी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम बीपी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल
प्री ट्रीटमेंट इनहिबिट द प्रेशर एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंड 2। ऑब्वियसली एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 को क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल प्रोड्यूसेस ग्रेटर फॉल इन ब्लड प्रेशर इन डायरेटिक ट्रीटेड पेशेंट। कैप्टोप्रिल प्रोड्यूसेस ग्रेटर फॉल इन ब्लड प्रेशर इन डायरेटिक ट्रीटेड पेशेंट। डायरेटिक्स ट्रीटेड पेशेंट में कैप्टोप्रिल जो है बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है, क्योंकि डायरेटिक्स और कैप्टोप्रिल यानी कि जो हमारा एसी इनहिबिटर्स ड्रग है दोनों सिनर्जिस्ट इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए यहां पर ये पॉइंट को क्या किया गया है, मैंने दिया है अलग से, ताकि अगर क्वेश्चंस आपको आए तो आप कंफ्यूज वहां पर ना हो। नेक्स्ट है इनेलाप्रिल एंड अदर्स ड्रग। इनेलाप्रिल एंड अदर में है नोट यूज्ड ओरली बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन। इनेलाप्रिल और अदर्स जो ड्रग है बेटा वो ओरली यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनेलाप्रिल में ऑफर कंटेन एडवांटेजेस ओवर कैप्टोप्रिल। इनेलाप्रिल के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कैप्टोप्रिल के ऊपर, मतलब कैप्टोप्रिल से अच्छी ये ड्रग मानी जाती है कुछ चीजों को लेकर के, जैसे कि मोर पोटेंसी इसकी ज्यादा है जी। इट एब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय फूड। जैसे हमने क्या देखा था कि कैप्टोप्रिल को अगर आफ्टर मील आप लेते हो यानी कि भोजन के बाद लेते हो तो वहां पर एब्जॉर्प्शन उसका क्या होगा, वहां पर रिटार्ड होगा, लेकिन इसकी ऐसी कोई चीजें नहीं है। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर एंड इट इज लेस लायबल टू कॉज एब्रप्ट फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। जब हम कैप्टोप्रिल लेते हैं बेटा तो वहां पर फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम होना। कैप्टोप्रिल लेते हैं तो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन कॉज बाय, तो हमेशा याद रखेंगे कैप्टोप्रिल ड्रग। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बुक में नहीं लिखी है, लेकिन आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो उस अगर हम इनेलाप्रिल लेते हैं तो इनेलाप्रिल में फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन जो एडवर्स इफेक्ट है, जो सीन है, वो देखने को नहीं मिलता। तो ये इसके एक एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है हैज ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है क्योंकि स्लोएस्ट एक्टिंग है, और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या है, स्लोअर है, तो स्लोअर है तो हमेशा लॉन्गर होगा, और जो अगर फास्टर है तो हमेशा शॉर्ट होगा। तो रेसेस एंड लॉस ऑफ टेस्ट आर प्रोबेबली लेस फ्रीक्वेंट। जैसे देखो एसी इनहिबिटर का एक एडवर्स इफेक्ट अभी मैंने बताया था डिसगेसिया। डिसगेसिया का मतलब था कि लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसगेसिया। तो यहां पर डिसगेसिया इनेलाप्रिल के केस में बहुत कम देखने को मिलते हैं, या तो ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस है ओवर द अदर एसी इनहिबिटर। नेक्स्ट है बेटा लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल कैन रिड्यूस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मोर देन अदर एसी इनहिबिटर। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सबसे ज्यादा रिड्यूस करने के लिए कौन से ड्रग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिसिनोप्रिल ड्रग्स जो हैं वो क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा एसीई इनहिबिटर। अगर आप इतने सारे पॉइंट को जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट अगर आपने पढ़ लोगे, देखो 2-3 बार आप इसको पढ़ना, रटने के लिए मत बैठना, 2-3 बार इसको पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन लगाना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो है वो क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं बेटा, तो नेक्स्ट अपना ड्रग है वेसोडाइलेटर। क्या है अपना, वेसोडाइलेटर। अच्छा दिखाई दे रहा है ना जी यहाँ पर, इसलिए मैंने बोर्ड जो है वो थोड़ी सी आपके लिए छोटी की है, ताकि आपको मेरे रहने से इंपैक्ट ना हो। हमारी स्क्रीन तो बड़ी है तो थोड़ी सी छोटी। चलो वेसोडाइलेटर पे आते हैं, अपन बात कभी और करेंगे। वेसोडाइलेटर की अगर बात की जाए बेटा, तो वेसोडाइलेटर जो है बेटा फर्स्ट ड्रग है पोटासियम चैनल ओपनर, जो पोटासियम चैनल को ओपन करते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल। याद रखेंगे मिनॉक्सिडिल क्या है, पोटासियम चैनल ओपनर है। डाइजोक्साइड क्या है, पोटासियम चैनल ओपनर है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आते हैं, विच वन ऑफ द ड्रग इज पोटासियम चैनल ओपनर इन नेचर, या तो विच वन ऑफ द ड्रग इज पोटासियम चैनल ओपनर। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर याद रखना है मिनॉक्सिडिल, मीनाक्षी करके मैंने आपको याद करवाया था, और दिया करके। तो मिनॉक्सिडिल का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिनॉक्सिडिल इज अ प्रो ड्रग। क्या है भाई, प्रो ड्रग। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि आप अपनी नोटबुक में एक पेज में प्रो ड्रग लिखेंगे जी, 3-4 पेज चला जाएगा प्रो ड्रग। और कैसे याद करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा, कुछ तो मैंने ट्रिक भी आपको दूंगा। और हमारी बुक जब आप खरीदेंगे मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वो बुक में दी गई है, एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी जो हमारी फर्स्ट है, उसमें ट्रिक के साथ दी गई है कि कौन कौन से ड्रग जो है वो प्रो ड्रग है। आप एक बार निमोनिक्स पढ़ोगे और वो ऑलमोस्ट सारे प्रो ड्रग लगभग, उसमें मैंने 15 से 25 ड्रग के बीच में हमने प्रो ड्रग वहां पर कवर करवाए हैं, और बाकी कुछ प्रो ड्रग मैं यहाँ पे कवर करवा देता हूं। तो प्रो ड्रग, और अगर आप नहीं भी बुक परचेस किए हैं तो भी आपको क्या करना है कि आपको एक नोटबुक में एक पेज में प्रो ड्रग लिखना है, और जो जो प्रो ड्रग मैं आपको बताते जाऊंगा उसको वहां पर लिखते जाना है, ताकि आपके पास एक प्रो ड्रग की क्या बन जाए, लिस्ट बन जाए आपके नोटबुक में। तो प्रो ड्रग से क्वेश्चन जीपेट में बहुत बार पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मिनॉक्सिडिल इज अ प्रो ड्रग कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट विच इज अ ओपनर ऑफ पोटासियम चैनल। मिनॉक्सिडिल का एक प्रो ड्रग है, बॉडी में जाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है, और
और वो एक्टिव मेटाबोलाइट जो है बेटा वो पोटासियम चैनल को ओपन करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनॉक्सिडिल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स दैट यूज्ड इन मेल पैटर्न यानी बाल्डनेस एंड एलोपेशिया। मिनॉक्सिडिल क्या करता है बेटा, तो बॉडी के अंदर ग्रोथ, इससे रिलेटेड एक एडवर्स इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बॉडी हेयर्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मिनॉक्सिडिल की बात की जाए तो बॉडी हेयर्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए समटाइम्स इसको लोग बैल्डनेस यानी जो गंजापन होता है, एलोपेशिया जो होती है, उस केस में मिनॉक्सिडिल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन आप मत यूज करना, अगर किसी के सर में बाल नहीं है तो ये नहीं कि सर ने बता दिए बैल्डनेस के लिए, एलोपेशिया के लिए मिनॉक्सिडिल ड्रग बहुत अच्छी है, ये हेयर ग्रोथ करवाती है, तो आप यूज करो। नहीं बेटा, मत करना, क्योंकि ये हाइपोटेंशन भी तो कॉज करेगा, बीपी भी आपको क्या करेगा, ये लो करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, बाल तो भाई अपन नकली लगवा लेंगे लेकिन बीपी लो नहीं करना है अपने को, नहीं तो चक्कर खा करके वहीं पर नौजिया हो जाएगी और आप गिर जाओगे। तो ये मैं बस प्रॉपर्टी में आपको याद करवा रहा हूं, है ना। तो मिनॉक्सिडिल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स दैट्स यूज्ड इन द मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड एलोपेशिया। नेक्स्ट है मिनॉक्सिडिल यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंशन, यानी बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन अगर आपको हुआ है, बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन है, यू हैव मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक वहां पर हो गई है, तो उस केस में हम मिनॉक्सिडिल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनॉक्सिडिल कॉज हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है बेटा ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर की ग्रोथ होना ही हाइपरट्राइकोसिस कराता है। तो एम्ब्रास सिंड्रोम और वेव वॉल्फ सिंड्रोम, देखो ये वेव वॉल्फ सिंड्रोम, एम्ब्रास सिंड्रोम और हाइपरट्राइकोसिस, इन सबका सेम मीनिंग है। इन सबका सेम मीनिंग कहने का मतलब है कि ये सबके सब क्या होते हैं, इन सबका मीनिंग है कि बॉडी हेयर्स ग्रोथ होना, यानी कि हेयर्स के ऊपर जो बॉडी है, सॉरी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ होना। बेटा सॉरी, थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो गई थी वहां पर। तो यहां पर क्या बेटा, मिनॉक्सिडिल कॉज हाइपरट्राइकोसिस दैट इज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑफ ओवर द बॉडी। ये बहुत याद रखना अच्छे से पॉइंट को, है ना। नेक्स्ट है मिनॉक्सिडिल इज पावरफुल वैसोडायलेटर दैट्स व्हाई कार्डियक इस्चेमिया एंड हार्ट फेलियर इज हाई। अच्छा, पावरफुल वेसोडायलेटर है तो इस्चेमिया कैसे होगा भाई, ब्लड तो ज्यादातर नहीं बेटा, इतना ज्यादा वेसोडायलेटर, जैसे मानकर चलो ये हार्ट है और हार्ट के अंदर एक ब्लड वेसल्स गई है जो हार्ट के अंदर ब्लड को ले जा रही है, और यही ब्लड वेसल्स बॉडी के दूसरे पार्ट में भी गई है। तो यहां अगर वेसोडायलेटर होगा तो ब्लड जो है वो ज्यादा यहां पर जाएगा दूसरे ऑर्गन में, क्योंकि इधर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है, ज्यादा हैं, यहां पर तो बस एक कोरोनरी साइनस है, तो इधर ब्लड वेसल्स अगर वेसोडायलेटर होता है तो मैक्सिमम ब्लड जो है वो इस एरिया में चला जाएगा। तो दैट्स व्हाई हार्ट के अंदर इस्चेमिया और हार्ट फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे मिनॉक्सिडिल को लेने के कारण। नेक्स्ट बेटा डाइऑक्साइड, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज केमिकली सिमिलर टू थायराइड डायरेटिक्स। जो थायराइड डायरेटिक्स है बेटा उसी के जैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ऑल्सो यूज इन इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा का मतलब होता है डाइऑक्साइड डिक्रीज इंसुलिन रिलीज बाई ओपनिंग पोटासियम चैनल इन बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। अब देखो इंसुलिनोमा जो है बेटा इंसुलिन से रिलेटेड टर्म्स है, तो ये जो डाइऑक्साइड जो ड्रग है बेटा वो इंसुलिन के सिक्रेशंस को क्या करता है, कम करता है। यहां पर नोट में करके मैंने लिखा भी है कि इंसुलिनोमा इज अ ट्यूमर ऑफ पैनक्रियाज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बीटा सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिनोमा। तो यहां पर आपको कुछ टर्म्स जो है उस पर आपको बहुत अच्छे से क्या करना है बेटा, कमांड बनाना है। चलिए ये अपना हो गया वेसोडायलेटर का दो ड्रग कंप्लीट। अब आते हैं अपन हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन क्या है, इट्स अ पोटेंट वेसोडायलेटर गिवन ओरली एंड मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन रिएक्शंस एंड में गो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो होते हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन के अलावा किसी दूसरे ऑर्गन को भी क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, जिस कारण से बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की कम हो जाती है। और जो एक्सपेक्ट करते हैं ड्रग अपना इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा, तो उतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं कर पाती है। ड्रग बगैर एक्शन दिए हुए, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, ड्रग डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में चली जाती है। यानी कि मानकर चलो आप 100 mg ड्रग ले रहे हो, 100 mg में 70 mg जो ड्रग है वो टारगेट ऑर्गन पे गई और अपना एक्शन दी। 30 mg जो ड्रग है बेटा वो टारगेट ऑर्गन पे ना जाकर के डायरेक्ट क्या हो गई, इनका मेटाबॉलिज्म, इनका एब्जॉर्प्शन हुआ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म में जाएंगे, उसके बाद ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। लेकिन इस केस में हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीशन, यानी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ मतलब सारे टोटल ड्रग का नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग
ड्रग जो है बगैर एक्शन दिए हुए बॉडी से बाहर हो जाती है, उसको हम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एसेंस ऑफ फार्माकोलॉजी जो हमारी फर्स्ट बुक है बेटा, उसमें वहां पर ट्रिक के साथ यानी निमोनिक्स के साथ वो सारे ड्रग्स के एग्जांपल दिए गए हैं जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। और अगर आप वो बुक को नहीं परचेस करते तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आप अपने नोटबुक में क्या करें, तो एक पेज में हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करने वाले ड्रग्स के एग्जांपल्स लिखते जाएं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके जीपेट में पूछे जाते हैं। तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कौन जाएगा बेटा, हाइड्रोलाजिन, यानी कि हाइड्रोलाजिन हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, क्योंकि हाईली लिपोफिलिक ड्रग ही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा सकता है और कोई दूसरा नहीं जाता है। और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेटा ऑलवेज एसोसिएटेड विद जीआईटी, यानी ओरल या तो रेक्टल रूट के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोलाजिन यूज्ड कॉम्बिनेशंस विद बीटा ब्लॉकर एंड डायरेटिक्स बिकॉज विदाउट कॉम्बिनेशंस इट में क्रिएट टॉलरेंस बिहेवियर। टॉलरेंस बिहेवियर का मतलब क्या है कि हाइड्रोलाजिन लेते लेते हमारी बॉडी क्या हो जाती है, टॉलरेट कर जाती है उसको। टॉलरेट का मतलब है कि आप हाइड्रोलाजिन लोगे तो, लेकिन अपना वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में शो नहीं करेगा, यानी जिस पर्पज से आप इसको यूज कर रहे हो वो पर्पज फुलफिल नहीं करेगा। तो दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक्स के ड्रग के साथ। नेक्स्ट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाइड्रोलाजिन का क्या है, तो जनरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड का क्या करता है, जनरेशन करता है। स्टिमुलेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी, यानी कि गुआनासिन मोनोफॉस्फेट का भी ये क्या करता है बेटा, स्टिमुलेशन। और क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड का भी क्या करता है, यहां पर जनरेशन यानी कि सेक्रेशन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जब सेक्रेट होता है बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर में, तो ब्लड वेसल्स को वो डायलेट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोलाजिन। तो हाइड्रोलाजिन नाइट्रस ऑक्साइड को की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने के कारण ही क्या करती है, बेसोडायलेटर प्रॉपर्टी वहां पर शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलाजिन कैन बी यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ओल्डर पेशेंट विद इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज अगर ओल्डर पेशेंट के साथ है तो उस केस में हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, कौन से ड्रग को, हाइड्रोलाजिन को। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोलाजिन रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टीपीआर। अपन फर्स्ट पार्ट में इन चीजों को क्या किए थे, डिस्कस किए थे। इसलिए मैं आपको मैं बताता हूं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आपको कमांड नहीं होगी तो आपको फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जब वीडियोज में जाओगे तो वहां पर सीबीएस जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सीबीएस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में ये वीडियोज आपको दिए गए हैं। और अगर ये आप 5 पार्ट देख ले तो आपको लगभग मतलब इससे बाहर कुछ है ही नहीं। और नहीं तो आप फिर वेट कीजिए, मैं एचएपी भी लेकर के आऊंगा और उसके बाद ये जो अपन स्टूडियो बनाए हैं इस स्टूडियो में बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ मैं उन चीजों को क्या करूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। तो यहां पर क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को हाइड्रोलाजिन प्रीफर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में ये हाइपरटेंशन क्या करता है बेटा के रूप में ये यूज होता है। इट में कॉज टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस का मतलब होता है रैपिड डिक्रीज इन रिस्पांस टू अ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोलाजिन प्रीफर्ड हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के केस में हाइड्रोलाजिन हम ड्रग, अगर हाइपरटेंशन किसी वुमेन्स को हो रही है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, तो उस केस में हम हाइड्रोलाजिन ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि ये टैकीफाइलेक्सिस क्या करता है, कॉज करता है। टैकीफाइलेक्सिस का सिंपल मीनिंग होता है कि सडन किसी चीज में चेंजेस आना। नेक्स्ट है बेटा angina and myocardial ischemia may be precipitated in patient with coronary artery disease। coronary artery disease अगर किसी को है तो उसके साथ ये प्रेसिपिटेट, ये दो डिसऑर्डर डिजीज जो है एंजाइना और माइकार्डियल इस्चेमिया हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप फिजियोलॉजी इसके पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट है बेटा लूपस इरिथ्रोमेटस और रेमेटाइड अर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स डेवलप ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज। अगर आप इसको लंबे समय से अगर इसको आप यूज करते हो तो आपको यहां पर दो डिजीज देखने को मिल सकता है बेटा। एक तो आपको यहां पर क्या है भाई, तो एक आपको है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस आपको मालूम है कि क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के ज्वाइंट में पेन होते हैं। और लूपस का मतलब यहां पर क्या है बेटा, लूपस इरिथ्रोमेटस का मतलब होता है कि हमारी ही इम्यून सिस्टम हमें क्या करे, नुकसान करे। हमारी ही इम्यून सिस्टम हमें क्या करे भाई, नुकसान करे, उसे हम क्या बोलते हैं, लूपस। तो लूपस इरिथ्रोमेटस, रेमेटाइड अर्थराइटिस, ये दोनों सेम वर्ड है, यहां पर और में करके लिखा हुआ है ना। अब नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो हमारा वेसोडायलेटर है बेटा, उससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इट इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के रूप में इसको यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज हाइड्रेलाजिन, यानी जो हाइड्रेलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हाइड्रेलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा, तो ये पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं और सेम मैकेनिज्म आपका क्या हो जाएगा, आपको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस आते हैं जी आपको जीपीटी एग्जामिनेशन में, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है नाइट्रोक्लोराइड रिलैक्स बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वेसल्स का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स भरे होते हैं, जो वेन्स होते हैं, तो जिसमें ब्लड वेसल्स भरे होते हैं वो कैपेसिटेंस होते हैं। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बेटा रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट को भी ये क्या करता है, कम करता है। तो याद रखना है एसी इनहिबिटर कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर देखो नाइट्रोक्लोराइड एक ड्रग है वेसोडायलेटर के अंडर में जो क्या कर रहा है भाई, तो कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर रहा है। यही तो छोटे छोटे जो डिफरेंस पॉइंट हैं जो एक दूसरे से अलग है, इन पॉइंट को हमें क्या करना होता है, याद रखना होता है कॉम्पिटिशंस एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट है प्लाज्मा रेनिन इज इंक्रीज विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर आप लेते हो तो प्लाज्मा के अंदर रेनिन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेनिन यानी कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजियोटेंसिन का जो फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोक्लोराइड कॉजेस साइकोसिस एंड अदर सीएनएस इफेक्ट विद हाई डोज। अब देखो ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा तो आपको मालूम है ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होगा तो आपको होगा जी हेडेक, क्या होगा, हेडेक। ये सबसे कॉमन है, एकदम बिल्कुल याद रखना। आप सिल्डेनाफिल टोडाफिल वाले जो ड्रग आपने पढ़ा होगा कि सिल्डेनाफिल जो ड्रग होते हैं जो एफ्रोडायसिक नेचर के होते हैं, जो पेरिस को इरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आफ्टर सेक्सुअल जो चीजें हैं बेटा उसके बाद वो क्या होती है, हेडेक कॉज करती है। तो यहां पर वही है, नाइट्रोक्लोराइड जो है बेटा वो सीएनएस अफेक्ट शो करेगी, सीएनएस रिलेटेड डिजीज कॉज करेगी, साइकोसिस कॉज करेगी, क्योंकि ये वेसोडायलेटर प्रॉपर्टी शो करती है। ये आपका वेसोडायलेटर भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो अपना एसी इनहिबिटर और वेसोडायलेटर ये दोनों पोर्शन अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपकी आज वाली क्लास जो है, चलो ठीक है अपन कोशिश करते हैं अभी और, है ना। थोड़ा मैं फास्ट हो रहा हूं बेटा, लेकिन चीजें समझ में आपको अगर नहीं आएगी तो आप प्लीज हमसे आप पूछ सकते हो, है ना। नेक्स्ट ड्रग आता है बेटा एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट, यानी कि AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट यानी कि AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। यहां पे फर्स्ट ड्रग है बेटा लोसार्टन। लोसार्टन का क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोसार्टन इज अ माइल्ड यूरिकोसूरिक एजेंट है बेटा, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाला, डेट इज कॉज हाइपर यूरिसेमिया, जिसके कारण यूरिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, और यूरिकोसूरिक नेचर का है क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करता है, उसको हम यूरिकोसूरिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लोसार्टन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे इनवर्स एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी ये शो करती है। ये इनवर्स एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ये होते हैं कि यहां पर कंपीट करेंगे, फाइट करेंगे एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। किसके एक्टिव साइट पे, तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे या तो रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव। और इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि जिसके पास एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है लेकिन इनवर्स यानी कि उसके पास एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी, जो एगोनिस्ट दूसरे हैं उसको क्या करेगा, उसके लिए एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये जो टर्म्स है बेटा ये हमारे फार्माकोलॉजी 1 जो वॉल्यूम 1 जो हमारी बुक रिलीज हुई है उसमें ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। मैंने बताया ना कि बेसिक 28 चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं। उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो लगभग फार्माकोलॉजी के ऑलमोस्ट टर्म्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इट इज मोर सिलेक्टिव फॉर एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के लिए ये क्या होता है, मोर सिलेक्टिव होता है। अब देखो जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये एंजियोटेंसिन क्या बता रहा है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है। बेटा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसको आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 ये सारे टर्म्स क्या हैं। मैंने ये सारे टर्म्स को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है जी, है ना। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से वो वीडियोस को देखना पड़ेगा या तो आपको चेक कराना पड़ेगा कि आपकी ब्रेन अच्छी है कि नहीं। तो क्या कर रहे थे बेटा, इट इज मोर सेलेक्टिव फॉर एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। लोसार्टन आल्सो ब्लॉक थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर।
ये थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी कि एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 के पास तो इसके लिए तो एफिकेसी है ही, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। तो यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, इन लीवर लोजार्टन गेट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग एक्टिंग मेटाबोलाइट व्हिच इज 10 to 30 टाइम मोर पोटेंट नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ AT1। लोजार्टन जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए जाता है, यानी जब लीवर के अंदर में जाता है, तो ये और ज्यादा एक्टिव हो जाता है जी, और ज्यादा एक्टिव बन जाता है। क्या हो जाता है? और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और ज्यादा एक्टिव होने का मतलब ये 10 to 30 टाइम मोर पोटेंट हो जाता है पिछले वाले ड्रग के, यानी कि लोसार्टन के कंपेयर में, एक्टिव ड्रग के कंपेयर में। नेक्स्ट है बेटा, बायो अवेलेबिलिटी इज अप्रोक्स 33% ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये एंजियोटेंसिन जो में लोसार्टन है, ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहा है, तो इसको भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रो ड्रग और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाले ड्रग की अलग अलग एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहा है, कौन से ड्रग जो है वो प्रो ड्रग में जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा, इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, लोसार्टन कॉज हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन एंड टेराटोजेनिक। हाइपरकैलेमिया का मतलब हुआ पोटासियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, हाइपरकैलेमिया कहलाता है। हाइपोटेंशन बीपी लो होना, और टेराटोजेनिक यानी कि फीटस के अंदर में एक एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, फीटस की ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड करेगा, उसको हम टेराटोजेनिक कहते हैं। साइड इफेक्ट शो करता है एज सिमिलर टू ACE इनहिबिटर। जो ACE इनहिबिटर है उसके जैसा ये क्या करता है, ये सारे एडवर्स इफेक्ट शो करता है। बट लोसार्टन हैज सम एडवांटेजेस ओवर ACE इनहिबिटर। लेकिन कुछ एडवांटेजेस है। देखो, जो लोसार्टन ड्रग है यानी एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग है, एंटागोनिस्ट जो ड्रग है, इनके पास कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो ACE से मिलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग से मिलते हैं, ACE इनहिबिटर ड्रग से मिलता है, जैसे कि टेराटोजेनिक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया। लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी इसके ऊपर है जी। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि कफ, एंजियोएडिमा, डिस्गेसिया और फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन ये नहीं कॉज करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है सम एडवांटेजेस ऑफर ACE इनहिबिटर लाइक लोसार्टन डज नॉट कॉज कफ, एंजियोएडिमा, डिस्गेसिया एंड फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। यानी जो और अदर्स जो एडवर्स इफेक्ट हमारे जो उसके थे अपने ACE के थे, वो और एडवर्स इफेक्ट ये शो नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आर्बिसार्टन बायो अवेलेबिलिटी इज हायर देन अदर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ARB का मतलब है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? आर्बिसार्टन की, जो सबसे ज्यादा होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले में, है ना, अपना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वाले में। और सबसे कम किसकी होती है? लोसार्टन की, वो क्या होती है? 33%। तो ये आपका एंजियोटेंसिन 2 एगोनिस्ट का भी कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आई होप क्लासेस जो है वो लगभग 1 घंटे हो गई, और पता नहीं आप बोर भी हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में चलें क्या जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को लेकर के, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है जी, है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है बेटा वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। और बहुत ही जल्द अपना जो ऐप है बेटा फार्मास्पेरेंट ऐप पे आपका टाइम टेबल शेड्यूल हो जाएगा, है ना। टाइम टेबल्स आ जाएंगे और उसी टाइम टेबल्स के बेस पे 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि फार्मास्पेरेंट पे मैंने आपको 3 बैच दिए हैं। एक दिए हैं मैंने 3rd सेमेस्टर के लिए, एक है अपना 5th सेमेस्टर के लिए, और एक है अपना 7th सेमेस्टर के लिए। तो जो 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो 7th सेम, 5th सेम और 3rd सेम ये तीनों क्लास ज्वाइन करेंगे। 5th सेम वाले 5th सेम और 3rd सेम ज्वाइन करेंगे, और 3rd सेम वाले केवल 3rd सेम का ही ज्वाइन करेंगे। तो अगर क्लासेस अच्छी लगती है बेटा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इन चीज़ों को पहुंचाइए। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके, यानी जो या तो आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है बेटा 90393014
29 पे भी आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। मैसेज करके, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल हो सकता है रिसीव नहीं होगी, बहुत सारे क्लासेस वहाँ पर रहती है उस कारण से। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बुक को परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप मेरे से मांग सकते हैं इसी नंबर से। बहुत अच्छी बुक है बेटा, और 199 रुपये की बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है। आप वो बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत मतलब फार्माकोलॉजी जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वॉल्यूम 1 जो है बेटा वो रिलीज हो चुकी है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है बेटा वो अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। ये जो मैं आज बता रहा था ये अपनी बुक का ही पार्ट है, इसी टाइप से आपको वहां पर ड्रग रिलेटेड पॉइंट जो है बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।